फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। क्या होता है, कैसे होता है, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं मारेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं फेंकूंगा। नेट पे ना खूब सारी इन्फॉर्मेशन है। एथलीट फूट क्या होता है, जॉक इच क्या होता है, देन बच्चों में वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसे खूब बड़े बड़े वर्ड्स है। बट मैं स्लम एरियाज़ में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कैसे उनको एक्सप्लेन करना है, कैसे उनसे बातें करना है। अभी मैं उनको कह दूँ कि आपको एथलीट फूट हुआ है, आपको जॉक इच हो रहा है, आपको वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है, क्या वो समझेंगे? नहीं समझेंगे। उन्हें स्वीट एंड सिंपल भाषा में समझाना पड़ता है। हाँ, आपको दांत खाज खुजली हुआ है, तो वो जाके समझते हैं हाँ मुझे फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली हुआ है, और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इस सरल भाषा में समझाना पड़ता है। मैं इवन खुद नेट पे एक बार रिसर्च कर रहा था, सर्वे कर रहा था, देख रहा था कि थोड़ा सा डिटेल में देखूं क्या क्या होता है। तो वहाँ पे अलग अलग ही उनकी रामायण शुरू थी, महाभारत शुरू था, ये होता है, वो होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देन जॉकीज क्या होता है, एथलीट फूट क्या होता है, देन ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थे। मेरा ये बोलना यही है कि मैं वो वर्ड्स बोलूँगा, थोड़ा बहुत बाउंसर जाएगा, नहीं समझ में आएगा, वीडियो आप स्किप करोगे, आगे फॉरवर्ड करके देखोगे। कुछ लोग मेरे व्यूवर्स हैं वो जो वीडियोस को बंद कर देंगे, मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो आज स्वीट एंड सिंपल भाषा में बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन क्या है। खूब सारी वीडियोस आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली, थोड़ा डिटेल में मैंने भी स्टडी किया कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं। बट आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगेगी और एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। एक सरल भाषा में बोले तो दांत खाज खुजली, जो चकते जैसा रिंग वॉर्म, जो गोल गोल तरह की खुजली होती है, दाद होता है, उसे हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। क्लिनिक में मेरे पोस्टर्स लगे हैं, मैं उसका भी आपको एक सर्वे करवाऊंगा मेरे क्लिनिक पे, कैसे मैंने पोस्टर लगा के वो जो अगर इन केस किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है वो सामने बोर्ड देखता है और उसे समझ जाता है। अगर फीमेल्स होती हैं थोड़ा शाय रहती हैं, यहाँ की मैं इस्लाम एरियाज़ में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे फीमेल्स जो होती हैं थोड़ी शाय होती हैं, थोड़ी सी हिचकिचाने में, बोलने में थोड़ा सा सोचती हैं 10 बार कि कैसे बताएं, मेल डॉक्टर है, कैसे उनको बताएं कि हाँ डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, प्राइवेट पार्ट पे हुआ है या कहीं पर भी हुआ हो, वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। बट अगर फोटो देख लें तो डायरेक्टली कहते हैं कि ऐसा हुआ है, तो उससे हमें भी आइडिया मिल जाता है हाँ ऐसा ही कुछ होगा। तो उसके हिसाब से हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और लकीली ठीक भी हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे, क्लिनिक का सर्वे भी करेंगे, कहाँ क्या क्या फंगल इन्फेक्शन के फ़ोटो लगे हैं, कैसे लगे हैं, जो पेशेंट खुद उंगली दिखा के समझा देते हैं सर ऐसा हुआ है। और फीमेल, जैसा मैंने बताया, फीमेल्स होती हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती तो वो डायरेक्टली लगा के बता देते हैं हाँ ऐसा हुआ है, और मैं उसके हिसाब से दवाई दे देता हूँ। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। होता क्या है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या टाइप्स होता है, किस टाइप के लिए क्या दवाई यूज़ करना है, ये टाइप है तो इसके लिए फलाना ठिकाना, इसके लिए है तो ये फलाना ठिकाना दवाई अलग अलग यूज़ करी जाती है। तो सब के बारे में जानेंगे डिटेल में, 1 बाय 1 लिस्ट करेंगे कैसे होता है, कॉज क्या है, देन बचाव कैसे करना है, क्या क्या कॉज होता है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, देन ट्रीटमेंट क्या है, देन उसके बाद घरेलू इलाज। अगर ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल होता क्या है दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन यानी इचिंग, स्किन की दवाइयाँ थोड़ी सी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू सर्दी खांसी बुखार वाली। तो स्किन की दवाइयाँ कॉस्टली होती है, फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ कॉस्टली होती है, यहाँ के थोड़े से अफोर्ड नहीं कर पाते पेशेंट। इनकेस जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हों उनमें भी कुछ ऐसे होते हों जो मेरी नहीं बल्कि किसी की भी, कोई भी डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ होती है फंगल इन्फेक्शन की थोड़ी सी कॉस्टली होती है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या करना है, क्या घरेलू उपाय है, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे 1 बाय 1। और इसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
अगर वहाँ पे कमेंट्स मुझे ज़्यादा मिलेंगे उसके लिए मैं पर्टिकुलर वो एरिया के हिसाब से, अगर जहाँ भी हुआ है उस इसके हिसाब से मैं वीडियोस बना दूंगा नेक्स्ट जब मैं फंगल इन्फेक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मुझे बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फंगल इन्फेक्शन? दोस्तों सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन बगल में होता है, यहाँ थाई के बाजू में। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको यहीं पर कॉमन होता है। और एल्स यहाँ पर, इसे हम आर्मपिट बोलते हैं, इसे यहाँ हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, या फिर बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा साइड में होता है। जो लोग समर में धूप की गर्मियों में काम करते हैं, जिसको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, उनमें क्या होता है दोस्तों, पूरा पसीना जो भी स्वेटिंग है वो जाके हमारे इनर वेयर पे स्टोर होता है, और इनर वेयर ज़्यादा टाइम तक गीली होने की वजह से एक तरह का फंगस जमा होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखे रहेंगे कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम तक गीली हो जाए तो वहाँ पे भूसे जैसे जमा होने लगते हैं, एक तरह के फंगस जैसे रोए रोए फंगस निकलना, वाइट फंगस जैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही हमारी स्किन पर भी होता है। अगर ज़्यादा टाइम तक स्किन गीली रहे तो वहाँ पे भूसे जैसे फंगस जमा होने लगते हैं। अगर फंगस जमा होने लगे तो उससे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे हल्की हल्की इचिंग शुरू हो जाती है। हल्का हल्का हमारा ध्यान कहीं पर भी रहे बट वहाँ ध्यान चले जाता है और खुजलाने लगता है दोस्तों। खुजली करने के बाद होता क्या है, एक बार खुजली हो गई रिलीफ मिलता है, हाँ रिलीफ हो गया, सेकेंड टाइम खुजली भी रिलीफ मिल गया। ऐसे ही कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे फंगस जमा हो जाता है। हम जितना खुजली करेंगे उतना हमें रिलीफ तो मिलेगा बट उससे ज़्यादा वहाँ पे फंगस जमा होने लगेगा, स्किन लाल हो जाएगी और एक तरह से स्किन छिल जाएगी। छिलने के बाद दोस्तों दर्द होगा और दर्द होने के बाद क्या होगा, वो जो छोटी सी शुरुआत हुई थी इचिंग से रिलेटेड, वो अब फंगल इन्फेक्शन में अब कन्वर्ट हो गई है, फंगल इन्फेक्शन में बदल गई है। तो सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन बगल में होता है, यहाँ पे जांघों के बाजू में। हम जो इनर वेयर पहनते हैं उसके वजह से पसीना जमता है, एंड पसीना जमने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इचिंग होती है, खुजली होती है। सबसे कॉमन है, फीमेल होने दो या फिर मेल होने दो या फिर बच्चे होने दो, जिनका काम धूप की गर्मियों में होता है, जो इनके जो लेबर वर्क करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो लेबर जैसे मैंने बताया कड़िया वगैरह का काम करते हैं, या फिर जिनका काम रूफ पे होता है, छत पे होता है, या फिर वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं समर में, या फिर ग्रिलिंग वगैरह करते हैं, घर पे ग्रिल वगैरह लगाना होता है, उनमें ज़्यादातर एक कॉमन देखा गया। हालांकि ये सब में कॉमन है बट जैसा मैंने बताया, जो लोग समर में काम करते हैं, धूप की गर्मियों में काम करते हैं, जो लोग स्ट्रीट वगैरह पे काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करते हैं, उनमें ये काफ़ी हद तक देखा गया है। हालांकि ये रेनी सीजन में भी कॉमन है। फॉर एग्जांपल अभी रेनी सीजन हो रहा है, आज का जो डेट है वेडनेसडे 21 तारीख है, आज जुलाई का महीना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है बट देन टू जो फंगल इन्फेक्शन के जो केसेस है वो कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले दिन कुछ कम थे, देन उसके बाद एक तरह का ग्राफ इसी तरह से जा रहा है, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, रेनी सीजन में क्या होता है, इवन हम अम्ब्रेला वगैरह कैरी करते हैं, हम रेन शीटर वगैरह पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, हम बारिश से बचने की कोशिश करते हैं, बट देन टू पानी अपना रास्ता खुद बनाती है। पानी को कोई नहीं रोक सकता। हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और वही कपड़े हम इनकेस जो जॉब करते हैं, जो शिफ्टिंग जो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, वही कपड़े पहन के वो 10 to 8 या 10 to 6 शिफ्ट करते हैं, जॉब करते हैं, और उन्हें वही कपड़े पहन के रहना होता है। वही कपड़े पहन के रहने होने का मतलब क्या दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन। ज़्यादा टाइम तक स्किन गीली रहेगी या फिर कहीं पर भी ज़्यादा टाइम तक कपड़े गीले रहेंगे, गीले होने के बाद में इचिंग होगा, खुजली होगा और वो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। सेम उसी तरह रेनी सीजन में ज़्यादा टाइम, इसका जैसा मैंने बताया, रेनी सीजन में जो ज़्यादा टाइम, फॉर एग्जांपल जो रिटेलर्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं, रोड पे स्ट्रीट पे जो छोटे छोटे स्मॉल स्केलर बिजनेस करते हैं सब्जियों के, इनमें क्या होता है दोस्तों, रेनी सीजन में दिन भर भीग के सब्जियां वगैरह सेल करते हैं, बेचते हैं, एंड अपने हेल्थ की परवाह नहीं करते। अगर वो परवाह करेंगे तो वो सेलिंग कैसे होगी, इनका घर कैसे चलेगा।
तो इसी वजह से दोस्तों ये क्या क्या होता है दोस्तों, ये इनकी स्किन भीगी होती है। इवन वो रेन शीटर वगैरह डालते हैं, देन टू क्या होता है दोस्तों, स्किन तो हमेशा गीली हो ही रही है, और वही गीले स्किन पे वही गीले कपड़े पहन के ये 8-8 घंटे 10-10 घंटे सेलिंग करते हैं, सब्जियां वगैरह बेचते हैं। और इससे होता क्या है दोस्तों, कपड़े गीले होने की वजह से, जैसा मैंने बताया, फंगल इन्फेक्शन। तो दोस्तों सबसे कॉमन मैंने बताया जांघ पे कैसे होता है, कौन से सीज़न में होता है, समर सीज़न में कॉमन है, रेनी सीज़न में कॉमन है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन से रिलीफ कब होता है, ठंडी के समय, विंटर सीज़न में, जब ठंडियाँ शुरू होती है तो इतना नहीं होता है, केसेस बहुत कम हो जाते हैं विंटर सीज़न में, ठंडी के समय। क्यों दोस्तों, क्लाइमेट ठंडा होता है, कपड़े भी अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं, पसीना जमने का नामो निशानी नहीं होता, साथ में रेनी बारिश की तो सवाल ही नहीं होती, पसीना नहीं होगा ना बारिश होगा, और कपड़े हमेशा फ्रेश होंगे, एंड एक तरह का फ्रेशनेस फीलिंग होगा। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होगा, इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये विंटर सीज़न, ठंडी के समय, मानसून के समय बहुत कम केसेस मिलते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो जैसा मैंने बताया, समर सीज़न देन विंटर सीज़न में कॉमन है काफ़ी हद तक। अभी तो पहले के क्या होता था दोस्तों कि हमें समर सीज़न, गर्मियों के समय फंगल इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते थे। बट अब तो ऐसा हो गया, आफ्टर कोविड 2 साल से हमें बारिश के समय खूब सारे केसेस मिलते हैं फंगल इन्फेक्शन के। लोग बोलते हैं कोविड आने के बाद, कोरोना आने के बाद सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। हाँ, बाकी केसेस अस्थमैटिक पेशेंट इतने नहीं हैं, देन ऑर्गन रिलेटेड जैसे किडनी पेशेंट, लीवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट इतने नहीं हैं, बट फंगल इन्फेक्शन के ग्राफ जो है इसी तरह बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं होते। दोस्तों स्लम एरियाज़ में होता क्या है, ये ना तो प्रिकॉशन लेते हैं ना कुछ लेते हैं, ये वही जो कपड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल स्लम एरियाज़ की बात तो ठीक है, बट काफ़ी सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, इवन मेट्रो सिटीज़ में एक ही कपड़े ये 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू पहन के काम करते हैं। 2 या 3 दिन तक एक ही कपड़े पहन के काम करने का क्या मतलब हुआ, इचिंग होना, कपड़े गंदे हैं, धूल मिट्टी लगी हो। फॉर एग्जांपल कॉलर के पास ही देख लो, कॉलर के पास क्या होते हैं दोस्तों, विद इन 1 दिन के अंदर कपड़े गंदे हो जाते हैं, कॉलर काले हो जाते हैं, और वहाँ पे जो डस्ट जमा होते हैं, जो मैल जमा होती है वहाँ पे, हमारे जो नेक के एरियाज़ होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा गला क्यों काला होता है पीछे साइड से, आगे साइड से, क्यों? हम धूप की गर्मियों में काम करते हैं, साथ में ये जो कॉलर होते हैं यहाँ के, जो हम कपड़े पहनते हैं वो उसमें डस्ट जमा होता है, मट्टी जमा होती है। मट्टी जमा होने के बाद में फंगल इन्फेक्शन तो करेगा ही, साथ में जो नेक का पोर्शन होता है वो ब्लैक हो जाता है। लोग कहते हैं कि गले का एरिया बहुत काला है, बाकी अंदर का जो स्किन है एकदम वाइट है, गोरा। वैसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? तो इसका 2-3 मेन कॉज यही है। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सन की तेज़ तर्रार वाली यूवी रेस हमारे नेक पे पड़ती है, फेस पे पड़ती है, उसके वजह से जो नेक का पोर्शन होता है वो काला होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉलर हमारे कॉलर पे सबसे ज़्यादा, आप ये तो कोई बताने वाली चीज़ ही नहीं है यार, आपको खुद को पता है और ये सबको पता है कि हमारे कॉलर पे धूल मिट्टी या फिर कॉलर मैल वगैरह ज़्यादा जमा होते हैं, और जमा होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो स्किन, गले का कलर होता है वो काला हो जाता है। और 1 या 2 दिन वही कपड़े पहनने के बाद क्या होता है दोस्तों, स्किन का कलर काला तो होता ही है, साथ में जो मट्टियाँ जमी होती है वो फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेती हैं, वो दांत, खाज, खुजली का रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात किया किस सीज़न में कॉमन है, गर्मियों के टाइम पे, देन रेनी सीज़न में कॉमन है। बट कैसे होता है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। जो लोग एक ही कपड़े 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू पहनते हैं उनको कॉमन हो सकता है। देन लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ऑल्टरनेट डेज पहनते हैं, आज पहने तो कल नहीं पहनेंगे, देन परसों वो पहनेंगे, बट देन टू आर पहन तो रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं तो आप उसको
रख तो रहे हो ना, रखने के वजह से भी वहाँ पे गंदगी है, धूल मिट्टी उड़ रही है। रखने के बाद आपने फर्स्ट डे पहना, देन फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे पहना, देन उसको थर्ड डे वापस पहना, तो यही कपड़े तो यहाँ पे एक्सचेंज तो नहीं हो रहे हैं ना। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, इचिंग होती है और एक तरह का खुजलाहट बना होता है। देन सेकेंड मोस्ट कॉमन फीट की बात कर ली जाए, पैरों में यहाँ पर दोस्तों केसेस, ये जो फिंगर्स के गैप होते हैं यहाँ पर कॉमन देखा गया है, खास करके फीमेल्स में। उनका काम जिनका काम पानियों में होता है, जो लोग पानी में हमेशा उनका काम होता है। फॉर एग्जांपल वॉशर वुमेन एक तरह का इनको वर्ड दिया गया है। जो लोग फीमेल जो होती हैं, जो लोग ज़्यादा टाइम तक पानी में काम करती है, वॉशर वुमेन, उनको एक टैग लगाया गया है। दिन भर पानी में काम करना, सुबह से शाम तक कपड़े धोना, बर्तन धोना, पानी, फॉर एग्जांपल अभी तो रेनी सीज़न का टाइम है, पानी भर के घर ले आना, घर ले जाना, देन कपड़े धोना जैसे मैंने बताया, देन डिश वॉश, बर्तन वगैरह। देन स्लम एरियाज़ में ऐसे होते हैं दोस्तों कि घर में पानी भर जाता है और 1 या 2 दिन तक वो कंटिन्यू पानी बना होता है। देन उसको खाली करना, अलग करना। इससे होता क्या है दोस्तों, नेल्स में यहाँ पे जो होते हैं ना, फिंगर्स के बीच में जो गैप होते हैं या फिर फीट में जो गैप होते हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्किन जैसा मैंने बताया, स्किन ज़्यादा टाइम तक गीली होगी तो आपने खुद देखा होगा, हमारे जो फिंगर्स होते हैं, जो यहाँ पे टिप होते हैं, ये ज़्यादा टाइम तक गीले हो जाते हैं तो स्किन क्या होती है, सिकुड़ जाती है, एक तरह का श्रिंक हो जाता है। फ़ोटोज़ में बताऊंगा आपको, ऐसी कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, एक तरह का जो होता है, स्किन जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। स्किन जो है श्रिंक होने के बाद अगर वापस वो पानी में रहे तो वहाँ पे एक तरह के भूसे जमा होने लगते हैं। भूसे जमा, इन केस जो मैंने बताया, एक तरह के फंगस जमा होने लग जाते हैं और वहाँ पे फंगाई वगैरह आके ज़्यादा टाइम तक आप सो जाओगे या फिर ऐसे ही हैंड वगैरह को छोड़ दोगे या फीट को आप फॉर एग्जांपल सो गए तो वहाँ पे मक्खियाँ जो है, बीज वगैरह बैठना शुरू हो जाते हैं। बीज वगैरह बैठना है, फिर उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जिसका काम, जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर पानी में होता है, उनको भी फंगल इन्फेक्शन होना कॉमन होता है। देन फीट की बात कर ली जाए, एथलीट फूड, बड़े वर्ड नहीं मार रहा हूँ, बट एथलीट फूड जो मेरे दोस्त जिम करते हैं, जिम्नेशियम में, या फिर एथलीट हैं, रनिंग है, जॉगिंग है, स्किपिंग है, उनमें रेनी सीज़न की तो बात नहीं करूँगा, बट समर सीज़न में जिम करने के बाद जो स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिम करने के बाद वो अपने जॉब को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में जिम कर लिया 7 to 9, देन 9 to 10 जो भी उनका शिफ्ट होता है, 6 आवर्स, 9 to 6, 8 आवर्स का वो कंटिन्यू करते हैं एंड शाम में कपड़े बदलते हैं। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, जो मॉर्निंग में जो आपने जिम किया है उसका जो स्वेटिंग है, पसीना है, वो आपके शर्ट पे या आपके पैंट पे लग जाता है। लगने के बाद वही वो 10 आवर्स तक लगा हुआ होता है एंड लगने के बाद दोस्तों क्या होगा, ईचिंग होगा, खुजली होगा उसमें। तो ये भी देखा गया है, ज़्यादा टाइम तक जो जिम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, स्कीपिंग करते हैं, जो लोग फिट रहने के लिए खूब सारी, जैसा मैंने बताया, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये सब चीज़ें का यूज़ करते हैं, अपनाते हैं, उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा मैंने बताया, जो एथलीट होते हैं, रनिंग करते हैं, सॉक्स वगैरह वेयर करते हैं या फिर शूज़ वगैरह वेयर करते हैं, उनमें पसीना होता है। अगर पूरे बॉडी पे पसीना होगा, स्वेटिंग होगा, तो सीधी बात है फिंगर टिप्स पे भी होगा, देन फीट पे भी होगा। इसका होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे पसीना जाके स्टोर हो रहा है, वहाँ पे स्वेटिंग हो रही है एंड स्वेटिंग होने के बाद वहाँ पे फंगस लग रहा है। और वही सॉक्स, वही मोजे हम अगर नेक्स्ट डे वापस वो पहनते हैं तो उससे होगा क्या दोस्तों, वापस यही होगा कि ऑलरेडी उसमें पसीना लगा था, अभी तो हमने सुखा दिया ऐसे ना तैसे करके, बट नेक्स्ट डे हमने वही गंदा सा सॉक्स वापस वेयर किया, फिर हम रनिंग करें और वो जो पहले का जो स्वेटिंग हुआ था वो नए स्वेटिंग के साथ मिक्स होके वापस हमें पसीना हो गया। और वहाँ पे जब हम सॉक्स निकाल रहे हैं या फिर हम जब फ्रेश हो रहे हैं तो वहाँ पे इचिंग होने लगा, खुजली होने लगा। तो ये भी कॉमन हो सकता है, ये भी टाइप्स हो सकता है फंगल इन्फेक्शन का, एथलीट फूड।
देन उसके बाद एक फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरे क्लिनिक पे जो मैं बता रहा था आपको, जो मैं सर्वे करने वाला था, जो मैंने क्लिनिक पे फ़ोटोज़ रखे जो फीमेल्स डायरेक्टली उंगली करके बता देती हैं इस तरह के, हाँ डॉक्टर साहब ये हुआ है और ये होने के बाद ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे दवाई दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मैंने बताया फीमेल पेशेंट थोड़ी शाय होती, नहीं बता पाती, तो वो डायरेक्टली बता देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने अपने क्लिनिक पे रखा है ताकि उनको भी बताने में आसानी हो जाए और दवाइयाँ जो है वो मैं उनको प्रिस्क्राइब कर दूँ, शेयर कर दूँ। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं क्या बोर्ड पे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये एक पोस्टर, ऐसे कुछ पोस्टर्स मैंने क्लिनिक पे लगाए हुए हैं ताकि फीमेल्स को भी जो कुछ ये देखें और उनको ईजिली समझ में आ जाए किस टाइप का फंगल इन्फेक्शन है। तो टोटल आप देख सकते हो 8 फोटोज़ हैं, 10 को अवॉइड कीजिएगा। अवॉइड इन द सेंस जो वीडियो का मकसद है वो 10th फोटोज़ में है। एंड 9th वाला है वो है बायोकेम मेडिकल वेस्ट, जो वेस्ट वगैरह लेके जाते हैं। देन फर्स्ट जो फेस देख रहे हैं वहाँ से स्टार्टिंग फर्स्ट, देन फीट में जैसा मैंने बताया एथलीट फुट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम जो स्मॉल राउंड वाला है उसको काउंट करते हैं, 6th, 7th अगेन फेस वाला, एंड 8th जो है लास्ट वाला वो बैक पे देख सकते हो आप, पूरा फंगस इन्फेक्शन फंगल है, खुजली है, जमा हुआ है। फर्स्ट की बात कर ली जाए तो दोस्तों फेस पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, हमारे चीक्स पे होता है एंड वो चीक्स एक तरह का रेड कलर का स्वेलिंग हो जाता है एंड वहाँ पे बहुत इचिंग होता है। तो फेस में कुछ कुछ क्रीम्स, कुछ कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं हम फेस पे नहीं लगा सकते। लगाने का मतलब यही होता है कि उसमें दोस्तों और जो कोई भी हम क्रीम या फिर ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं वो टाइम के लिए स्टेरॉइड्स, उसमें फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं जो एट अ टाइम हमें उस टाइम के लिए रिलीफ दे दें, बट उसके बाद क्या हो दोस्तों, सेकंड हम वेव फॉर एग्जांपल सेकंड टाइम जब हम 15 डेज को कंटिन्यू करने के बाद होता क्या है दोस्तों, स्किन जो होती है एकदम ब्लैक हो जाती है। मैंने बताया फर्स्ट फोटो आप देख सकते हो फेस का है, वहाँ तो कुछ कुछ क्रीम्स, कुछ कुछ ऑइंटमेंट जैसा मैंने बताया स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, यूज़ करने के बाद पेशेंट का इवन कंप्लेन भी आता है कि डॉक्टर साहब वो स्किन जो है ब्लैक होना शुरू हो गई है, कैसी क्रीम। इवन इनमें होता क्या है दोस्तों, वो ओवर द काउंटर पे जाके परचेस कर लेते हैं, ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर और लगा लेते हैं। लगाने के बाद जब नेक्स्ट डे आते हैं तो उस क्रीम, उस ऑइंटमेंट का साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है, थोड़े थोड़े एक तरह के ब्लैक दाग धब्बे जैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स होता है जो तुरंत रिएक्ट करती है और स्किन हमारी काली कर देती है। तो ये सब ओवर द काउंटर पे जाके आपको अवॉइड करना है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लेना है जो हमारे शरीर को नुकसान करे। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऑइंटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें, क्योंकि कुछ कुछ ऑइंटमेंट, कुछ कुछ क्रीम्स ऐसी रहती हैं, कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे रहते हैं। तो अगर फीमेल्स की बात कर ली जाए तो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होता है। अगर आप ले भी लेते हो तो उसके वजह से होगा क्या दोस्तों, कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। मेडिसिन के पावर्स बहुत हार्ड होते हैं, हाई होते हैं कि हम इवन फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल पे जाके डायरेक्टली परचेस करते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ लेते हैं, उन्हें उतना नॉलेज नहीं होता फार्मासिस्ट को कि क्या दवाइयाँ, कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, किस टाइप के लिए फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन सी दवाई दी जाए, कौन से ट्यूब्स दी जाए। तो इसीलिए कभी भी आप लें तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके ही लें ये सब चीज़ें, कि जैसा मैंने बताया कभी कभी मिस कैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं, देन यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी नहीं है तो पीरियड्स टाइम पर नहीं आ सकते हैं, या फिर कभी भी बॉडी पे स्किन, दाग धब्बे, छोटे छोटे बॉइल्स, रैशेस वगैरह शुरू हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, या फिर आपको वीकनेस शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग, जैसे मैंने बच्चे हैं तो उनमें वॉमिटिंग शुरू हो जा सकती है अगर जिसको फंगल इन्फेक्शन हो। तो ये आप खुद से आपको अवॉइड करना है, और हमेशा कोई भी मेडिसिन आप परचेस लें तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसको कंसल्ट करके ही लीजिएगा। यही सब टाइप्स की मैं बात कर रहा था जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड जो आप फोटोज़ देख रहे हैं वो एथलीट फुट की है, एथलीट फीट की है।
जो लोग जैसा मैंने बताया जिसका स्कीपिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो मैराथन वगैरह में पार्ट लेते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इवन यंग हमारे व्यूअर्स हैं, यंग हमारे पेशेंट है या यंगस्टर हैं, उनमें इस तरह के एथलीट फीट या फिर फंगल इन्फेक्शन होना कॉमन है। क्यों कॉमन है वो तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया। सॉक्स वेयर करते हैं, शूज़ वेयर करते हैं, दिन भर रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इवन उनके रियाज़ के दिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं, जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 वीक बिफोर मैराथन है तो वो हालांकि महीने 2 महीने पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो ऑलरेडी उनमें जो होता है फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर देखा जा सकता है। तो यार दोस्तों यही सब होता है कि एथलीट फुट में ये कॉमन होता है फंगल इन्फेक्शन। देन थर्ड फोटोज़ की तरफ बढ़े तो आप ये देख सकते हो स्टमक में ना रिंग वॉर्म जैसे लाल कलर के चकते या फिर बॉइल्स हो सकते हैं। ये दोस्तों फूड एलर्जी से होते हैं। कभी हम बाहर का, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे पेशेंट है, जो मेरे व्यूवर्स अगर वेज खाते हैं, वो अगर फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं या इस तरह के स्किन एलर्जी होती है, रैशेस होते हैं, वो क्यों होता है? जैसे हम चने के आटे का बेसन हो गया, देन पिकल अचार हो गया, देन पापड़ वगैरह लेते हैं, देन खट्टे चीज़, सिट्रस फ्रूट हो गया, या फिर कभी कभी फीमेल्स है तो पानी पूरी खा लेती हैं। बेसन, अचार, पापड़, खट्टा चीज़, ये सब चीज़ के वजह से होता क्या है दोस्तों, हमारे बॉडी पे लाल लाल कलर के दाने निकलते हैं, रैशेस होते हैं, और इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, ईचिंग होता है, खुजली आती है। एंड जो बॉइल्स होते हैं कभी कभी बहुत पेनफुल होते हैं। पेनफुल होने का कारण ये होता है कभी कभी उसमें जलन भी होता है और खुजली, ईचिंग तो होता ही है, ईचिंग तो कॉमन होता है। एंड मेरे जो नॉनवेज फ्रेंड्स हैं, जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, जो नॉनवेज का इंटेक करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे पेशेंट हैं, वो अगर चिकन, देन मीट वगैरह, देन एग का येलो पार्ट का अगर लेते हैं, खाते हैं, तो उसके वजह से भी बॉडी में इचिंग होती है एंड उसमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के कारण होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है, मीट, चिकन, मटन या फिर एग का येलो पार्ट का सेवन करते हैं, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन या फिर बॉडी में स्किन कलर के रेड कलर के दाने, रैशेस देखा जाना कॉमन होता है। तो ये भी सब आपको अवॉइड करना है। और इसी तरह जैसे स्टमक पे आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उसी तरह स्टमक पे ये भी ऐसे ही दाने निकलते हैं। देन फोर्थ जो टाइप्स है वो मुझे तो दिख नहीं रहा है, ये प्रॉपर रिंग वॉर्म का टाइप है दोस्तों। रिंग वॉर्म, इसे प्रॉपर रिंग वॉर्म कहते हैं। आप देख सकते हो पहले जो रिंग है वो डार्क है, देन उसके बाद जो उसके बॉर्डर है लाइट हो गए हैं, एंड उसके बाद वापस जो बड़ा सर्कल है वो रेड कलर का, इसे प्रॉपर रिंग वॉर्म कहा जाता है। अभी तो ये फ़ोटो में ही आप देख रहे हैं। इवन अगर मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं फंगल इन्फेक्शन के ऊपर शूट करूं, जब मैं आपको बताऊं, तो मैं प्रॉपर लाइव एग्जांपल के साथ, पेशेंट के साथ मैं वो शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको भी ये अच्छी क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि किस तरह का फंगल इन्फेक्शन एक्चुअल में होता है। ऐसे तो आप फ़ोटोज़ में खूब सारे नेट पे फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, बट जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है, जो चीज़ एक्चुअल में होती है, वो चीज़ का रिज़ल्ट, वो चीज़ जो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, वो चीज़ कुछ अलग ही होती है एज़ कम्पेयर टू जो फ़ोटोज़ में हम देखते हैं, देन जो हम नेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें से। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मुझे मौका मिले, अगर मौका मिले तो मैं 100% वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ मैं शूट कर लूँगा और आप लोगों से वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर रिंग वॉर्म के टाइप्स होते हैं। यहाँ बाकी सब जो मैंने 3 फ़ोटोज़ से आपको मैंने डिस्कस किए वो तो ठीक था, बट इसके लिए प्रॉपर 3 मंथ्स के कोर्स होते हैं। तो हम 4th फ़ोटोज़ कंप्लीट कर चुके थे फंगल इन्फेक्शन की, 3 मंथ्स का कोर्स था, एवरीथिंग। देन 5th फ़ोटो की बात करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। सॉरी, ये वीडियो मैं 2 पार्ट में शूट कर रहा हूँ। आज मेरा सेकंड डे है क्योंकि वीडियोस की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। पेशेंट बीच में कंटिन्यूस थे तो मुझे वहाँ पे वीडियो स्टॉप करना पड़ा, और वीडियो स्टॉप करने के बाद पेशेंट की लाइन लंबी लग चुकी थी और मुझे यहाँ पे 10:30 हो गए थे, तो उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया।
आज नेक्स्ट डे है वीडियो का, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कंटिन्यू करूँ और जल्द से जल्द ये अपनी जो फंगल इन्फेक्शन का इतना बड़ा स्टोरी था, टाइप था, क्या क्या था, ट्रीटमेंट था, देन होम रेमेडीज़ थी, एवरीथिंग कवर करेंगे आज, फाइनल दी एंड करेंगे इसका। तो जो 5th फोटोज़ है वो रिंग वॉर्म, जैसा मैंने बताया, 2 चकते जैसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसकी शुरुआत होती है। 4th फोटोज़ में क्या था, फंगल इन्फेक्शन एक लेवल तक बढ़ जाता है, एक 3rd लेवल तक बढ़ जाता है। बट ये जो 5th फोटोज़ में आप देख रहे हो, थोड़ा सा हल्का जो जगह रेड हो गई है स्किन के ऊपर, अगर यहाँ पर ही कंट्रोल कर लिया जाए तो 3 मंथ्स के कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। यहीं पर ही प्रॉपर अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हो विदिन 15 डेज़ का या 20 डेज़ का, तो आगे 3 मंथ्स तक, जैसे मैंने बताया, वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप जब कभी भी ऐसे फंगल इन्फेक्शन दिखे या टाइप्स दिखे, आप तुरंत ही अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कराएं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर वंस अगेन कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। देन 6 जो फोटोज़ है वो थाइस रीजन पे है, जो थाई के आसपास होती है। काफ़ी ये फीमेल्स में देखा गया है, मेल्स में भी देखा गया है। एक बार और डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने बताया, समर के सीज़न में पसीना होता है, स्वेटिंग होती है। देन रेनी सीज़न में भी पसीना होता है, स्वेटिंग होती है और कपड़े गीले होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे भूसे जम जाते हैं। भूसे जम जाने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, हल्की हल्की खुजली शुरुआत हो जाती है खुजली करने की। और क्या होता है दोस्तों, इस केसेस में फंगल इन्फेक्शन में होता क्या है दोस्तों, जितना आप खुजली करेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलेगा। बट 1 या 2 घंटे के बाद अगेन वो वापस से इतनी खुजली करने का मन करेगा। तो खुजली करने का मन करता है कि हम वहाँ से इतनी खुजली करें और खुजली करने के बाद रिलीफ होता है। बट ये हम फंगल इन्फेक्शन कम नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अपने पेशेंट को यही सजेस्ट करता हूँ, जब कभी भी ऐसा हो, जब आपको इचिंग या खुजली करने का मन हो, तुरंत आप ये ट्यूब लगा लें या फिर कोई भी एंटीबैक्टीरियल पाउडर है, जैसे कैंडिड बी लोशन है, पाउडर है, वो आप यूज़ कर लें ताकि उस समय थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले। तो जब कभी भी ऐसा हो तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और थाई के रीज़न पे यहाँ पे तो बहुत कॉमन देखा गया है दोस्तों। देन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फेस पे मैंने जैसे बताया, फेस पे हो जाते हैं, स्किन यहाँ पे छाई जैसे आ जाती है और एक तरह के दाग धब्बे शुरू हो जाते हैं। उस केसेस में भी क्या दवाई लेनी है, क्या ट्रीटमेंट है, होम रेमेडीज़ क्या है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। देन लास्ट बैक पोर्शन पे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम फॉर एग्जांपल ज़्यादा करके देखा होगा आपने ब्लैक शर्ट पहना होगा तो उसके वजह से अगर स्वेटिंग होगी तो क्या होता है दोस्तों, एक तरह की लाइन पड़ जाती है वाइट सॉल्टी, और उस पसीना ज़्यादा टाइम तक हम अगर वही शर्ट पहन के कंटिन्यू करते हैं जॉब वगैरह कहीं पर भी काम करने के लिए, तो उस जगह पे क्या होता है दोस्तों, अगर वही चीज़ हम 2 या 3 दिन लगातार करें तो धीरे धीरे खुजली होना शुरू हो जाती है। खुजली होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे 1 दिन या 2 दिन अगर होने लगा कंटिन्यू तो वही फंगल इन्फेक्शन का टाइप्स ले लेता है। तो ये सब फोटोज़ थी जो मैंने डिस्कस किया आपसे दोस्तों। अब मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, दवाई की तरफ बढ़ते हैं। क्या दवाइयाँ लेनी है, किस टाइप में क्या दवाइयाँ लगेगी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ, जो खुजली की दवाइयाँ थोड़ी सी जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो में, फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो मैं होम रेमेडीज़ भी डिस्कस करूँगा ताकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो घर पे ही होम रेमेडी ट्राई करके अगर नहीं ट्रीट होता है देन वो मेडिसिन पे जाए। देन पेनिस एरिया पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वजाइना के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। पेनिस में क्या होता है, पेनिस का जो अपर लेयर होता है, अगर उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाए कुछ इस तरह से तो इचिंग होती है, खुजली होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब सेक्स करते हैं, अगर फीमेल आपके पार्टनर को अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो और कंटिन्यू सेक्स 1 या 2 कंटिन्यू अगर हफ्ते भर हमने किया तो वही फंगल इन्फेक्शन हमें भी लगने का डर होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, फंगल इन्फेक्शन अगर किसी फैमिली में से किसी एक पर्सन को होगा तो पर्सन टू पर्सन फैलता है। वही सोप हम यूज़ करते हैं, वही टॉवल यूज़ करते हैं,
कपड़े तो चलो हम एक्सचेंज करते हैं, बट हम जिस बेडशीट वगैरह तो वही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया, सोप भी वही यूज़ करते हैं, टॉवल भी वही यूज़ करते हैं। अगर वो अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन कर रहे हैं वही टॉवल से, और घर का दूसरा मेंबर भी वही टॉवल से क्लीन कर रहा है, तो सीधी बात फंगल इन्फेक्शन उसको लगना सीधी सी बात है। और यही कारण होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, इचिंग होती हो, खुजली हुआ हो, या फिर यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो, तो सीधी बात है हमें भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पेनिस एरिया पे। दोस्तों क्या होता है वजाइनाइटिस मतलब क्या होता है दोस्तों? वजाइना के अंदर खुजली हुआ हो या फिर वाइट डिस्चार्जेस, सफ़ेद पानी जा रहा हो, तो उसमें भी दोस्तों हल्का हल्का इचिंग होता है, देन उसमें भी खुजली होती है। जो मेरी वीडियो से फीमेल्स वगैरह देख रही हो, महिलाएं देख रही हो, ऐसा ही होता है। खूब सारी महिलाएं आती हैं ये कंप्लेन लेके दोस्तों कि कहती हैं वजाइना के अंदर इचिंग है डॉक्टर साहब, खुजली हो रही है, हल्का हल्का जलन भी हो रहा है। तो उन्हें प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ चालू करनी पड़ती है। कुछ ट्यूब्स होता है जो इंटरनल पार्ट पे लगाया जाता है, देन मेडिटेशन होती है जो इनहेल किया जाता है, एंड उसका भी प्रॉपर 15 डेज़ या 10 डेज 15 डेज़ या 20 डेज़, कभी कभी अगर ज़्यादा हुआ हो तो 1 मंथ तक भी दवाइयाँ कंटिन्यू चलती है। अगर फीमेल पार्टनर को इनसाइड दी वजाइना अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो हम सेक्स कर रहे हैं या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो अपने मेल को भी मेल पेनिस पे भी लग जाता है। तो इस तरह के कुछ वजाइना पे देखे गए हैं, देन पेनिस एरिया पे भी ऐसे ही देखे गए हैं। हमारा जो पेनिस रहता है उसके ऊपर जो स्किन रहती है वो स्पर्म अगर उस पर लग जाए, अच्छे से क्लीन नहीं हुआ हो, तो 1 या 2 दिन के बाद वो भी स्मेल करने लगता है और उस पर भी इचिंग या खुजली, एक तरह का चुनचुनाहटपन बना होता है दोस्तों। तो हमेशा ड्यूरिंग सेक्स करने के बाद उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हाइजीनिक भी रहता है और साफ़ सफाई भी रहती है, गंदगी नहीं रहती। तो ये सब आप तो खुद से करेंगे और ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लीन रहे और एक तरह का उसमें इचिंग ना हो, खुजली ना हो। सेम गोज़ टू फीमेल्स में भी आप जब कभी भी या फिर डेट्स में भी दोस्तों ब्लीडिंग के बाद क्या होता है, वजाइना में हल्की सी इचिंग होती है, खुजली होता है। तो ये आपको करना ही है, क्लीन करना है, एंड सेक्स करने के बाद हमेशा वॉश करना है थोड़ा हल्का से पानी से, ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ये आपको ध्यान देना है। देन अब मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्या क्या दवाइयाँ हम यूज़ कर सकते हैं एंड क्या क्या होम रेमेडीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्या क्या हम दवाई लेके फंगल इन्फेक्शन ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो ट्रीटमेंट होता है वो मैं क्या यूज़ करता हूँ, क्या अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, उसके बारे में आज जानेंगे। ये दवाइयाँ तो खूब सारी हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ एक्चुअली अपने पेशेंट को। ये हर केसेस में अलग अलग दिया जाता है, बट एक एक चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोप होता है फंगल इन्फेक्शन का। अभी नॉर्मल देखा गया जिसको दांत, खाज, खुजली हुआ हो वो कोई भी सोप यूज़ करता है, केमिकल होते हैं उसमें और उसकी इचिंग बढ़ जाती है, खुजली बढ़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सोप आपको बंद करना है, स्टॉप करना है, एंड जो प्रॉपर कीटोकोनाजोल वाले सोप्स होते हैं वो यूज़ करना है। इससे फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है, खुजली कम हो जाती है शरीर में। इसमें 2 फॉर्म में आते हैं, कीटोकोनाजोल 1% और 2%। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो 2% करता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी रिलीफ हो। 1% में अगर हेयर्स में आपको फंगल इन्फेक्शन होगा, खुजली होगी और एक तरह के फंगस जमा होंगे, थक्के जमा होंगे, तो 1% से नहीं रिलीफ होगा, उसके लिए 2% लगेगा आपको। बट आप कभी भी ये यूज़ करें, जो भी दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने फैमिली फिजिशियन को बताना है, उनसे डिस्कस करना है, उसके बाद ही लेना है। ये ओवर द काउंटर पे जाके या खुद से जाके परचेस नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह के सोप्स होते हैं। इसे अगर ज़्यादा हुआ हो बॉडी में तो दिन में 2 बार लगाया जाता है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। अगेन बाथ लेके वापस नहा के आपको अगेन ये साबुन से नहाना है और इसका 2 बार यूज़ करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी कुछ लोग, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, कोई भी सोप यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, उससे उनकी एलर्जी, इन्फेक्शन, जो बॉडी में रेड कलर के दाने होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो वो सोप आपको यूज़ नहीं करना है। कोई भी आप नीम की पत्तियों वाले या फिर एलोवेरा
या फिर कीटोकेनाजोल नाम के कंटेंट के सोप यूज़ कीजिए। ये फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट साबित होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन सेकेंड जो मैं क्रीम रिकमेंड करता हूँ उसमें कंटेंट सेम कीटोकेनाजोल, देन क्लोबेटाजोल, जेंटामाइसिन, इस तरह के, देन कैंडिड बी नामक कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के इसमें जो कंटेंट होते हैं वो भी फंगल इन्फेक्शन के जड़ पे वार करते हैं, सीधा जड़ पे वार करते हैं। और एक कंटिन्यू 15 डेज़ अगर विदाउट मेडिसिन आप इस ट्यूब्स के, ऐसे कोई यही ट्यूब नहीं, आप कोई भी इस कंटेंट के ट्यूब यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बट कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेगनेंसी में ट्यूब यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वजाइना के अंदर, इनसाइड अंदर के लेयर पे इचिंग हुई हो या फिर आउटर एयर पे इचिंग हुई हो, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो ये ट्यूब का यूज़ ना करें, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया है प्रेगनेंसी में ट्यूब सेफ़ नहीं है। अगर डेंटू इचिंग ज़्यादा है, कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, होम रेमेडीज़ काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, डिस्कस करो। वो जो दवाइयाँ हैं जो ट्यूब सेफ़ है वो आपको रिकमेंड करेंगे, वो बताएंगे, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी कुछ ट्यूब से कभी कभी हल्की वजाइना से ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो सकती है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ते हैं, या कभी कभी यूरिन में जलन हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन पेशाब खुल के नहीं होगी, और जैसा मैंने बताया पेशाब होगी भी तो हल्की हल्की जलन होगी। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें हो सकती है, इसलिए कहा गया है ट्यूब प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। अगर पेशाब वगैरह में जलन होती हो तो आप ज़्यादा पानी पियोगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ये ट्यूब लगा लिया आपने, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें। और कोई भी ट्यूब वजाइना के अगर इनसाइड अंदर के लेयर पे लगा रहे हैं तो उसे आप अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही लगाएं, ठीक है। ये ट्यूब मेल पेशेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई भी बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं, बस टिप ऑफ द पेनिस पे नहीं लगाना है। लगाओगे तो जलन होगा और एक तरह का डिस्कम्फर्ट, एक तरह की बेचैनी जैसी लगेगी, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं अगर टिप ऑफ द पेनिस की तरह इनसाइड अंदर जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। यूरिन करने में, यूरिनेट करने में जलन होता है, पेशाब करने में हल्की जलन हो सकती है, और एक तरह का ईचिंग हो सकता है टिप ऑफ द पेनिस पे। इसीलिए कोई भी बॉडी पार्ट पे आपको लगाना है और कहीं पर भी लगा सकते हो, बस देखना है। पेनिस के जो अपर लेयर पे कभी कभी कुछ सैंपल्स आते हैं मेरे पास, कुछ लोग पेशेंट आते हैं उन्हें पेनिस के अपर लेयर पे इचिंग होती हो, या फिर टेस्टिस पे इचिंग होती है। देन कुछ ऐसे यानी टेस्टिस पे भी रिंग वॉर्म जैसे इन्फेक्शन हुए हो, एंड एक तरह का जैसे मैं बताया थाइस के एरिया पे बढ़ा हुआ होता है और बॉर्डर्स उसके बढ़ जाते हैं, बॉर्डर्स रेड हो जाते हैं, उस एरिया पे भी ये ट्यूब डेफिनेटली 100% वर्क करती है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये ट्यूब कोई भी कंटेंट, कैंडिड बी वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। देन इस तरह के कुछ लोशंस अवेलेबल होते हैं, इस तरह के लोशंस होते हैं। ट्यूब तो ठीक है, अगर पूरे बॉडी में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन फैला हो तो ट्यूब आप कितना दिन यूज़ करोगे, कॉस्टली भी होते हैं, एंड जैसा मैंने बताया ये सब दवाइयाँ थोड़ी कॉस्टली आती हैं, तो कितना यूज़ करोगे, पूरे बॉडी पे हुआ हो तो या 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह के लोशंस होते हैं, लोशंस यानी ऑयल जैसे पैराशूट ऑयल होता है, उसी तरह के लोशंस भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इस तरह के इसके बॉटल्स होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप थोड़ा भी अपने हाथ पे और या फिर जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन हुआ हो वहाँ पे लगाओगे तो पूरा स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने के बाद क्या होगा, जो एरिया कवर करना होता है वो पूरे एरिया पे लग जाएगा। तो हमेशा अगर बॉडी पे ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हो, ज़्यादा खुजली हो, दाग हो, तो आप हमेशा लोशन का यूज़ करें ताकि ये ज़्यादा दिन तक चले और थोड़ी सी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है। तो इस तरह के कैंडिड क्लोट्रिमाजोल लोशन यूज़ कर सकते हो। डाइप्रोपेनेट होता है जो फंगल इन्फेक्शन के जड़ से वार करता है, उससे ख़त्म करने की कोशिश करता है, एंड ये टोटली सेफ़ होता है। कैंडिड बी लोशन प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो वजाइना के अंदर वाले लेयर पे भी, बट देन टू यूज़ कर सकते हो। सेम वही लाइन मैं बोलूँगा वापस, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसका यूज़ करें। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन्स है,
कुछ कुछ मैं लूज़ मेडिसिन भी रिकमेंड करता हूँ। ये लियोसिट्रिजिन के ये होते हैं, लूज़ मेडिसिन होते हैं। सॉरी, इसका कैप ओपन हो गया है, इसको पैक कर देता हूँ। इसे बंद रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेडिसिन ऑलरेडी स्ट्रिप में होती है तो पैक होती हैं, बट डब्बे में होती हैं तो कभी कभी वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हमेशा कैप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कुछ लियोसिट्रिजिन लूज़ में मेडिसिन में मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को, ताकि फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सके। एंड इंटी वॉश, वजाइनल वॉश, बी वॉश, कोई भी वॉश हो फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ होता है, बट देन टू यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें एंड उसके बाद ही यूज़ करें। दोस्तों, कभी कभी वजाइना में वाइट डिस्चार्जेस ज़्यादा हो, सफ़ेद पानी ज़्यादा, जो ये वीडियो में मेरी अगर महिलाएं देख रही हो तो उनके लिए ख़ास करके, वजाइना में ईचिंग हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर सफ़ेद पानी ज़्यादा हो, वाइट डिस्चार्जेस हो, जलन हो यूरिनेट करने में, तो आप, या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्स करने के समय जलन हो, बर्निंग हो और एक तरह का वजाइना लुब्रिकेट नहीं कर रहा हो, तो उस केसेस में आप एंटी वॉश यूज़ कर सकते हो। उसमें होता क्या है दोस्तों, इचिंग से तो राहत देगा ही, और साथ में जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आप इनसाइड लेयर पे लगाते हो तो जब पेनिस पेनिट्रेट करता है, अंदर जाता है, तो एक तरह का चिकनाहटपन बना होता है, लुब्रिकेट करता है वजाइना, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, इचिंग नहीं होती, खुजली नहीं होती और स्वेलिंग नहीं होता। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वजाइना अगर लुब्रिकेट नहीं कर रहा हो, उसमें चिकनाहट तरह का पदार्थ नहीं आता हो बाहर, तो उससे क्या होता है कि इचिंग, हमारा कभी कभी जो फीमेल्स में वजाइना छिल जाता है और थोड़ी हल्की सी ब्लीडिंग भी कभी कभी होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, कोई भी यही नहीं, कोई भी आप पी वॉश या फिर वजाइनल वॉश, कोई भी एंटी वॉश जैसे लोशंस अवेलेबल होते हैं वो आप यूज़ करो, डेफिनेटली आपको राहत मिलेगा इन सब चीज़ों से। देन इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने रिकमेंड किया, वी वॉश हो गया, देन लोशन हो गया, देन कुछ ट्यूब्स मैं रिकमेंड करता हूँ, फिर लूज़ में टैबलेट्स वगैरह रिकमेंड करता हूँ, फिर सोप वगैरह यूज़ करता हूँ, इस तरह के ये सब देता हूँ मैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गई, तो आप जब कभी भी लें आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही लें। अब डायरेक्टली आते हैं होम रेमेडीज़ के ऊपर। क्या क्या होम रेमेडीज़ हम खुद से घर पे इलाज कर सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए, चेहरे स्किन पे जो बॉइल्स आ रहे हो वो भी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली होम रेमेडीज़ पे आने में ज़्यादा टाइम लग गया, क्या करें, वो भी टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी था। होम रेमेडीज़ में ऑलरेडी मेरे भाइयों, मेरे व्यूवर्स, मेरे पेशेंट खूब सारी तरीके अपना लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। जब नहीं ठीक होता तो लास्ट ऑप्शन डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं। पहले जो भी है उनके XYZ वगैरह पहले खुद से ट्राई कर लिया, फिर दोस्तों ने कहा या फिर कोई घर पर रिकमेंड किया, वो ट्राई कर लिया, फिर कुछ दवाइयों के बारे में रिसर्च कर लिया, हाँ यूज़ करना चाहिए, फिर ये लगा लिया। देन कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो मेरे फार्मासिस्ट भाइयों सजेस्ट करते हैं, वो यूज़ करके लगा लिए, उससे भी थक गए। फिर लास्ट में जब ट्रीट नहीं हुआ, थक गए, हार गए, फिर डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन होता है डॉक्टर। फिर डॉक्टर के पास आते हैं, उनका शुरुआत में देखोगे इतना रहता है, बट ये सब एक्सपेरिमेंट करके XYZ लगा के R&D करके आने के बाद उनका फंगल इन्फेक्शन इतना बड़ा हो जाता है कोई भी बॉडी पार्ट पे। तो ये चीज़ ना करें, और जब कभी भी ऐसा लगे अपने डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट कराएं, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ ज़्यादा होने में टाइम नहीं लगता है। बट देन टू जो मैं होम रेमेडी सजेस्ट करूँगा, जो मैं घरेलू इलाज आपको बताऊँगा, वो आप एक बार ट्राई करके देखो, 2 बार ट्राई करके देखो। अगर नहीं गया तो डायरेक्टली आप अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, बताओ उनको ये दिक्कतें हैं, मैंने ये यूज़ किया, बट वो वाया यहाँ वहाँ मत जाओ। डायरेक्टली फंगल होम रेमेडीज़ किया, नहीं ट्राई हुआ, डॉक्टर के पास ये रास्ता आता है, यहाँ वहाँ विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एलोवेरा, देन उसके साथ कपूर और प्लस नारियल का तेल, 2-3 कपूर लीजिए, कैम्फर लीजिए,
साथ में आप नारियल पैराशूट ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कुछ भी नारियल का तेल ले सकते हैं। उसे 1 चम्मच में मिक्स करें। देन थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ करें, उसे अच्छे से मिक्स करें। और जहाँ कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो, दांत खाज खुजली हो, डायरेक्टली लगाना नहीं है, थोड़ा सा कॉटन लेना है, उसे उस जो लोशन जो आपने तैयार किया हो उस पर हल्का सा डिप करना है और थोड़ा सा इस तरह से रखना है। जिस कोई भी बॉडी पार्ट पे, थाई रीजन पे तो वहाँ पे लगा लीजिए, वजाइना के आउटर स्किन पे वहाँ लगा लीजिए। देन अगर पेनिस पे हो वहाँ लगा लीजिए। कोई भी बॉडी पार्ट पे हल्का सा डिप करना है, उसे ज़ोर से रब नहीं करना। डिप करने के बाद उसे छोड़ देना है विदिन 10 मिनट से हाफ एन आवर। कभी कभी डिपेंड करता है टाइप पे, एंड अगर ज़्यादा फैला हो तो टाइम ले सकता है। घंटे 2 घंटे उसे रख के छोड़ दीजिए, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। क्या मैंने बताया, 2-3 कपूर लेना है, उसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है 1 चम्मच, और 1 चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ करना है। ये आप जो घरेलू नुस्खा है वो कंटिन्यू 1 मंथ तक यूज़ करके देखिए। ऑल्टरनेट डेज में डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन से आपको राहत मिलेगा। देन अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। देन जो सेकंड ऑप्शन है वो गार्लिक जो होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ हो। उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो फंगल इन्फेक्शन को कम करने में काफ़ी हद तक अच्छा देखा गया है। फंगल इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो जाता है। गार्लिक के जो लहसुन होता है उसके हल्के एकदम पतले स्लाइस कट कर लीजिए। कम से कम 2-3 गार्लिक आपको कट करना है, और जो कुछ कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हुआ वहाँ वो स्लाइस रख देना है और उसे एक कपड़े से टाई कर लेना है। रात भर रखिए, उसे टाई करके छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में निकाल दीजिए। डेफिनेटली आपको विदिन 6 आवर्स के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा दोस्तों। ये नुस्खा आप डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। देन थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली स्वीट एंड सिंपल है। अगर कम है फंगल इन्फेक्शन तो आप उधर पैराशूट ऑयल, नारियल का तेल सिंपली आप लगाकर उसको छोड़ दो। डेफिनेटली ये भी 6 आवर तक आपको विदिन 6 आवर्स के अंदर 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ थे जो मैंने डिस्कस किया आपसे, और आप कुछ अलग उपाय हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। पैराशूट ऑयल जैसे मैंने बताया, कैम्फर बताया, एलोवेरा बताया। देन टर्मरिक भी आप यूज़ कर सकते हो, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। टर्मरिक का आपको हल्के से पानी में मिक्स करना है, उसका लेप बना लेना है, और जो हल्दी होती है उससे जहाँ कहीं भी स्किन एलर्जी हो या स्किन में रैशेस हो, दाग धब्बे हो, वहाँ पे आपको लगा के छोड़ देना है। और लगाने के बाद विदिन 6 आवर्स के अंदर ये भी आपको 100% आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब बात किया मैंने फंगल इन्फेक्शन के बारे में। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाएं, फटाफट टाइप करें, और तुरंत यानी आपको याद रहेगा कि मैंने इस पॉइंट पे ये मुझे डाउट था, वो डाउट आशा करता हूँ वो मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको। तो दोस्तों मैंने मेडिटेशन के तरफ बताया आपको क्या यूज़ करना है। देन कुछ घरेलू उपाय बताए क्या कर सकते हो आप में। अगर देन टू इन सबसे रिलीफ नहीं होता हो फिर आप अपने डॉक्टर से विज़िट करें, बताएं उनको ये दिक्कतें हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, दवाइयों की तरफ बढ़ेंगे और 100% आपको रिलीफ मिलेगा दोस्तों। देन लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में फटाफट FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं पेशेंट के। पेशेंट आते हैं बताते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, फलाना ठिकाना जगह पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उनको दवाइयाँ रिकमेंड करो। नेक्स्ट डे आते हैं ठीक नहीं हुआ, अरे प्रॉपर कोर्स तो लो, उसका 10 डेज़ का 15 डेज़ का। अगर बॉडी में ज़्यादा फैला है तो प्रॉपर उसका कोर्स होना चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया वीडियोस के स्टार्टिंग में, एटलीस्ट 3 अगर बॉडी में ज़्यादा फैला हो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का कोर्स होता है। कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो FAQs डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। FAQs के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्पेशलिस्ट शुड आई कंसल्ट फॉर रेड इची लेशंस ऑन द स्किन। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए या फिर स्किन पे कुछ भी एलर्जी है, दाग खाज खुजली है, धब्बे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आप डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे ही आप कंसल्ट कराइए। ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन या स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू टेक एंटी फंगल मेडिसिन।
कब तक मुझे एंटी फंगल मेडिसिन लेने की ज़रूरत है? अब ये तो डिपेंड करता है कि आपके ड्यूरेशन के ऊपर, देन लोकेलिटी, कहाँ पे आप रहते हो, क्या वाटर वगैरह, क्या पानी कंज्यूम करते हो, एंड वो चीज़ वो जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ हो देखने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना दिन लगेगा, कैसा लगेगा, कब तक लगेगा। वजाना पे है, पेनिस पे है, तो हार्डली वो विद इन 3 या 4 डेज़ में ठीक हो जाते हैं। बट अगर ज़्यादा हुआ हो, रिंगवॉर्म जैसे इन्फेक्शन हुए हैं, वो मैक्सिमम आपको 8 वीक्स ले लेंगे, मतलब यानी 2 महीने ले लेंगे। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, अगर राउंड वॉर्म है, रिंग वॉर्म जैसे फंगल इन्फेक्शन है, एकदम गहरे दाग जैसे दाग धब्बे खुजली हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 8 वीक्स या 3 मंथ्स तक आपको टाइम देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है वो है, इज़ देयर अ वे आई कैन प्रिवेंट गेटिंग रिंग वॉर्म ऑन माई फीट फ्रिक्वेंटली? तो फंगल इन्फेक्शन को क्या होता है, मॉइस्ट जगह होती है, चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। अगर उनको मॉइस्ट जगह मिल गई, जैसे मैंने डिस्कस किया था बारिश के सीज़न में, रेनिंग्स के सीज़न में, या फिर स्वेटिंग हुआ हो, वहाँ पे उनको अगर मॉइस्चर मिल गया हो, मॉइस्ट जगह मिल गई हो, तो वो ग्रो कर जाते हैं। और रही बात टो लाइन की, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, टाइट शूज़ वगैरह एंड जो सॉक्स हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज़ करते हैं, उसे अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। शूज़ जो होते हैं वो उसे अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे सैंडल्स, स्लीपर्स आपको पहनने होते हैं, जो फीट के जो फिंगर्स होते हैं वहाँ पे पसीना जमता है, पानी स्टोर होता है, पानी स्टोर होने के बाद मॉइस्ट होती जगह वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको खुद को अवॉइड करना होता है। देन इसके लिए भी प्रॉपर मेडिसिन होती है। अगर ज़्यादा हुआ हो तो ऑलमोस्ट 8 वीक्स लग ही जाते हैं। एंड जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप सॉक्स यूज़ करें तो उसे फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, ऑल्टरनेट डेज में टाइट शूज़ वगैरह नहीं पहनना है। देन स्लीपर्स वगैरह आप सैंडल्स का यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन है वो है, आर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन सीरियस? वैसे तो ये रिंगवॉर्म या फिर फंगल इन्फेक्शन सीरियस नहीं होता है। इससे कोई भी जो मेडिसिन होती है एंटी फंगल या फिर लोशन या फिर ट्यूब या फिर सोप वगैरह यूज़ करके ट्रीट किया जाता है, जानलेवा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन आई गेट रिंगवॉर्म इन्फेक्शन फ्रॉम माई पेट? जो हम पेट रखते हैं घर पे, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनसे क्या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। अगर उनने हुआ हो, उनके हेयर्स जो होते हैं फर्री होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हुआ भी होगा तो हमें नहीं पता चलता है। अगर उनको हुआ हो, डेफिनेटली उनसे आपको भी हो सकता है। तो सीधी बात, अगर उनको हुआ हो तो डेफिनेटली उनको भी आप डॉक्टर के पास विज़िट कराना ज़रूरी होता है और उनका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इट इज़ सेफ टू यूज़ एंटी फंगल मेडिसिन लॉन्ग टाइम? क्या एंटी फंगल दवाइयाँ क्या ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, यूज़ कर सकते हैं। बट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज, जिसको लीवर की बीमारी हो, उनमें ये यूज़ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग समय तक। या कभी भी कोई भी नॉर्मल पर्सन है विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज़, अगर वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ करता है तो कभी भी अगर बॉडी पे रेडनेस हो, ईचिंग, यानी डबल डोज लेने की वजह से कभी कभी ईचिंग होती हो, या वॉमिटिंग, या फिर नोज़िया, या फिर चक्कर, या फिर एब्डोमिनल पेन वगैरह की शिकायत बनी होती है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराएं। सेम गोज़ इन लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज़ अगर ज़्यादा समय तक, लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट अगर ज़्यादा समय तक एंटी फंगल दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन्हें कुछ भी ऐसे सिम्टम्स मिले, एब्डोमिनल पेन, या फिर जैसे मैंने बताया उल्टी, या फिर चक्कर, या फिर नोज़िया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स मिले, तो तुरंत आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें। क्या प्रेगनेंसी में एंटी फंगल दवाइयाँ सेफ़ होती हैं? डेफिनेटली नहीं, सेफ़ नहीं होती हैं। कभी कभी अगर कोई लेता भी हो, कोई प्रेगनेंसी में अब प्रेग्नेंट है, अगर वो लेता भी है तो मिस कैरेज के चांसेस, या फिर वजाना से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प जैसे, या फिर पेन, सीवियर पेन हो सकता है। तो ये एंटी फंगल दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। देन टू अगर आप लेते हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, उसके बाद ही लें। वो डिस्कस आपके केस देखेंगे, आपकी हिस्ट्री देखेंगे, क्या इश्यूज़ हैं, और वो अपने हिसाब से आपको दवाइयाँ देंगे। तो आप कभी भी कभी भी मेडिकल पे जाके उसे परचेस मत कीजिए, खाइए मत, क्योंकि ये दवाइयाँ सेफ़ प्रेगनेंसी में तो सेफ़, इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ़ नहीं होती हैं दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई स्टॉप एंटी फंगल मेडिसिन इफ़ द सिम्टम्स आर गेटिंग बेटर?
क्या मैं एंटी फंगल दवाइयाँ बंद कर सकता हूँ अगर सिम्टम्स कम हो गए हों, दिक्कतें कम हो गई हों? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर कोर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है आपको 3 महीने तक खाना है तो डेफिनेटली उसको 3 महीने तक कोर्स करना ही है। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर आप प्रॉपर कोर्स नहीं करोगे उसका तो आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद वो वापस आ जाएंगे। क्योंकि थोड़े थोड़े जो एकदम अगर प्रॉपर क्लीन स्किन नहीं आ रही हो तब तक आपको कंटिन्यू करना है, नहीं तो थोड़े थोड़े के वजह से डेफिनेटली वो वापस आ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आपको प्रॉपर कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ FAQs मैंने डिस्कस किया आपसे। कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग FAQs से तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, मुझे बताएं। आशा करता हूँ उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। और वीडियो से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस आज डिस्कस की एंटी फंगल दवाइयों के बारे में, देन फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या क्या दवाइयाँ होती है, पेनिस के ऊपर अगर फंगल हो जाए उसके लिए क्या दवाइयाँ हैं, देन वजाइनाइटिस वजाइना में हो जाए, वजाइना के लेयर पे हो जाए, उसके लिए क्या मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ हम ले सकते हैं, क्या क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा करता हूँ मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको। और देन टू अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता है तो मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट व्हाट्सअप करना है, ताकि अगर मैं फ्री हो जाऊँ तो आपके टेक्स्ट का आंसर दे दूँ। तो अगर मैं वहाँ पे फ्री रहा तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। वंस अगेन, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई, एक्चुअली 2 पार्ट में बनाना पड़ा, पेशेंट का फ्लो भी होता है। मैं अभी फ्री था हाफ एन आवर, इसलिए मैं सोचा मैं जो आप लास्ट डे के मैं हाफ एन आवर का वीडियो मेरा कट हुआ था वो मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।